बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है, अपने वीकेंड को अच्छे से प्लान कीजिए, अपनों के साथ वक्त गुजारिए, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए और मौसम के असरात जो हैं उनसे भी महफूज रहिए। अच्छा खाना खाएंगे, सेहत अच्छी रहेगी, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम। सो नाज़रीन, खबरें भी होंगी, हमारे मेहमान भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन 11:05 पर। और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है उनको भी हमने विश करना है। प्रोग्राम का हमने बाकायदा आगाज़ करना है और आज प्रोग्राम में स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शहर में जो काम चल रहे हैं वो कब कंप्लीट होंगे। स्पेशली शाहदरा पे जो काम चल रहा है वो कब कंप्लीट होने जा रहा है। इसके साथ साथ शहर के दीगर मकामात पर जो तमाम अंडरपासेस बन रहे हैं, रोड्स की कुशादगी का काम चल रहा है, कितना काम मुकम्मल हो चुका है, डेडलाइंस पर या क्या ये काम मुकम्मल हो पाएगा या नहीं, इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनस और दुर्र नायाब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। दुर्र नायाब से मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि तमाम मामलात पर गहरी नज़र भी रख रहे हैं और सीएम के साथ साथ भी होते हैं और हम देखते हैं कभी दिन रात हर टाइम सीएम साहब खुद विजिट के लिए पहुंचते हैं। सो दुर्र नायाब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ऑल्दो ये कुशादगी के काम जो हो रहे हैं, अंडरपासेस, रोड ट्रैफिक को संभाला देने के लिए, मौसम के हमारे सामने आजकल स्मॉग की जो सूरत हाल है, आपको लगता है कि एक जो बहुत ओवरलोडेड थी शहर की ट्रैफिक, इन तमाम कामों के बाद कुछ बेहतरी नज़र आएगी? मेरा ख्याल है बहुत बेहतरी आएगी और जो बात आपने की है कि अब काम कंप्लीशन की तरफ है और आज हफ्ते के रोज़ आप अच्छी अच्छी खबरें जो है ना शहरियों को हम देंगे और उनको खुश ज़रूर करेंगे, क्योंकि कंप्लीशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। जब तामीराती काम हो रहे होते हैं, मुश्किलात भी होती हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस भी होते हैं, परेशानियाँ भी होती हैं, आम लोगों की दिहाड़ियाँ, राहगीरों के साथ जो बिजनेस वहाँ पे लोग कर रहे हैं उनका अच्छा खासा। अच्छा, अब बात ये है कि वज़ीर आला बहुत ज़्यादा सरप्राइज विजिट कर रहे हैं। आपने जुमेरात की अल सुबह भी देखा कि वो 4:45 को 4 बजे के राउंड खड़े थे ऐसे। और घोड़ा चौक में जब वो गए उन्होंने जाके देखा तो कोई बंदा उनके साथ ऐसा नहीं था, किसी अफसर को भी नहीं पता था, वो सब अपनी नींद पूरी कर रहे थे। चीफ इंजीनियर भी नींद पूरी कर रहे थे, CBD हुकाम भी कोई नहीं था। अगर वहाँ पे कोई था तो वज़ीर आला थे या मजदूर थे जो काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया, उन मज़दूरों के साथ टाइम स्पेंड किया, उनसे मुसाफा किया, उनसे गप्पें की, उनका दिल मतलब कि रखा उनको। और देखे ना, एक आम मजदूर, हाँ, उसको अगर आप यही कह दें कि यार मैं बड़ा खुश हूँ आपसे, आपने जो काम किया है ना, मैं तो बड़ा आप मतलब कि बहुत ज़बरदस्त और ये वो, बस जिसको कहा इनको चाय पिलाए, इनको जो भी कर सकते हैं ना, तो उनका दिल वैसे चौड़ा हो जाता है। हाँ, जाहिर बात है, उनका जो मजदूर का हाथ है वो और तेजी से चलना शुरू हो जाता है। तो वो हमें भी नहीं पता होता ऑनेस्टली। ये जो सरप्राइज विजिट्स होते हैं, मेरा ख्याल 8, 10, 15 मिनट के मार्जिन से कुछ पता लगता है तो लगता है अगर कभी पता जाए, वरना नहीं पता होता। हम तो ये अलग सुबह के जो विजिट्स है ना, खुद भी सो रहे होते हैं, वो तो नहीं पता होता ऑब्वियसली, और पूरा शहर सो रहा होता है। लेकिन ये सीएम के गुड जेस्टर है कि जहाँ पूरा शहर सो रहा होता है तो वो बताते हैं कि यार मैं जाग रहा हूँ, मैं इनकी कंप्लीशन के लिए। और इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि पूरा दिन ट्रैफिक को बंद करके सारा दिन सीएम खुद भी डिस्टर्ब करे, ट्रैफिक को खुद भी रहे, अच्छी बात नहीं है। वो ठंडे टाइम जाते हैं और तमाम जगहों पे चक्कर मार के ये एक तो चेक भी हो जाता है, फिर जो तीसरी शिफ्ट में उन्होंने काम करने को कहा वो भी चेक हो जाता है। अब अकबर चौक ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन आपका, उसकी फ्लाईओवर 1 जो है उसकी कारपेटिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है। जो आपका पीको रोड से जिना हॉस्पिटल की तरफ जाएगा, नहर की तरफ जिसका मुंह होगा, वो कंप्लीट है, उसकी कारपेटिंग हो रही है, फिनिशिंग का काम होता रहेगा। फ्लाईओवर जो 2 है उसकी गर्डर लॉन्चिंग कंप्लीट होने जा रही है। ठीक है। उसके बाद उसकी भी कारपेटिंग का काम शुरू हो जाएगा। और इसमें कितना वक्त दरकार है? इसमें आप देखेंगी कि नवंबर के फर्स्ट वीक के बाद किसी भी दिन ये खुशखबरी मिलेगी कि फ्लाईओवर को चला रहे। जबरदस्त। बाकी नीचे काम होता रहेगा। ठीक है। देखिए, मैं इस हक में हूँ, आप भी इस हक में, इमरान भी इस हक में होगा कि यार पूरे प्रोजेक्ट के लिए आप ट्रैफिक को दरहम भरम करना कोई असल बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। आप आज भी गुजरे, आहिस्ता आहिस्ता सारा जो आसपास में मलबा पड़ा था उठाना शुरू कर दिया है, सर्विस रोड चलानी शुरू कर दी है, कुशादगी होती जा रही है और साफ़ सुथराई होती जा रही है। इसी तरह आपका शाहदरा प्रोजेक्ट, उसकी डेडलाइन भी करीब आ गई है, वो भी नवंबर के पहले हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको उस पर भी ट्रैफिक गुजार दी जाएगी। मेरा ख्याल है नवंबर की पहली या दूसरी तारीख से वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ट्रैफिक गुजर जाए। आपका ये भी कंप्लीशन की तरफ, बाकी नीचे काम थोड़ा बहुत होता रहेगा, 15-10 दिन महीना ले लेंगे। उसके बाद आपका घोड़ा फ्लाईओवर, खालिद भट्ट चौक जिसे कैवरी चौक कहते हैं, उसकी मट्टी जो है वो निकाल ली गई है और 10 लाख क्यूबिक फुट मट्टी निकालना
ये कोई छोटा टास्क नहीं बहुत था। बड़ा टास्क जो लोग है। टेक्निकल हैं वो समझते हैं कि 10 और ये लाख कितने दिनों में काम हुआ? ये 3 दिन में मट्टी निकाल दी गई है। अंदाजा करें। पूरी दिन रात लगा के एक्स्ट्रा मशीनें लगा के, एक तरफ से मशीनें घुसी हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ मशीनें मट्टी निकाल के बाहर जाती गई हैं। तो 3 दिन का ये काम था। आज वहाँ से आप गाड़ी गुजार सकते हैं। अब क्या होना है, सिर्फ उसकी जो बेस होती है अंडरपास की, जो बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान में उसकी डेड बेस बनती है, कंक्रीट होता है, स्टील स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद सफाई सुथराई, दीवारों की कुशादगी, रिटेनिंग वॉल्स की खूबसूरती हो जाती है। इसके बाद आपका जी आ जाए बेदिया रोड, उसकी भी मट्टी निकाल दी गई है, उसके अंडरपास से भी गाड़ी आप गुजार सकते हैं, ठीक है जी। अगर अभी तो कच्ची है खैर रोड, लेकिन आपकी गाड़ी या सीएम की गाड़ी है, जिसकी बजाय वो गुजर के वो देख सकते हैं। वो भी नवंबर में एक के बाद एक आपको ना बस कंप्लीशन खुशखबरियाँ, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आ रही है, ट्रैफिक खुल गई, लोग ईज़ की तरफ चले गए, वो हो जाएगा। और बाकी रही बात के लोगों को जो रिलीफ जब मिलता है ना, तो लोग अपनी फिर तकलीफ भूल जाते हैं। हाँ, ये एक ह्यूमन नेचर है। ऑब्वियसली ऐसा तो है। तो नवंबर जो है ना वो तकलीफ भूलने का दिन है। और दिसंबर में फिर बड़ी खुशखबरी है। दिसंबर में आपको रिंग रोड कंप्लीशन की तरफ जा रहा नजर आएगा, आपको गुजरांवाला मोटरवे लिंक रोड सियालकोट से रिंग रोड से वो कंप्लीशन की तरफ जाता नजर आएगा। जनवरी में फिर आपके लिए खुशखबरी है कि आपको बंद रोड जो है ना वो कंप्लीशन की तरफ जाता नजर आएगा बाबू साहब से। और जनवरी में वज़ीर आला ने एक और भी अक्सर ऐलान वो करते हैं, हमने उनसे परसों भी 2-3 दिन पहले गालिबन पूछा कि सर कुछ सहाफ़ियों को लिए भी कुछ खुशखबरी दे रहा, वो कहते हैं मैं जनवरी में दूंगा। अच्छा, सरप्राइज है चलेंगे वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए। गुड। तो जहाँ आम शहरियों के लिए ना, तो आपके वर्किंग जर्नलिस्टों के लिए उन्होंने वादा किया है कि मैं जनवरी में बताऊंगा, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा और बाकी किसी को नहीं पता। चलें, ये तो चलें, फाइनली कोई खुशखबरी जो है हमारे रिपोर्टर्स के लिए भी होगी, फील्ड के लोगों के लिए होगी, सबके लिए, नो डाउट। जो भी है, जो भी फील्ड रिपोर्टर्स हैं, जो भी फील्ड कैमरामैन है, जो भी आपके फील्ड के लोग हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट। बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि ये लोग जो सब फील्ड में जाके काम करते हैं, सर्दी गर्मी, इनकी हिम्मत को सलाम पेश। जी इमरान, हम 2-3 पहले रोड्स की बात कर लेते हैं। अकबर चौक कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या ट्रैफिक की सूरत हाल थी? अब ये फ्लाईओवर जब बन जाएगा, जैसे कि दुर्रे ने आपने कहा, तो बीइंग अ रोड यूज़र कैसे देखते हैं आप? क्योंकि मैं यहाँ से जब गुजरती थी, जो इशारों की भरमार, और एक इशारे तक जाते जाते जब 4 दफ़ा गाड़ी रुकती थी, यकीन माने बहुत गुस्सा आता था। देखिए, मैं इसी बात को कंटिन्यू करूँगा। देखिए, आपके पास भी गाड़ी है, मेरे पास भी है, दुर्रे ने आपके पास भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2008-9 से ही गाड़ियाँ हैं। आपको याद होगा जब हम जेल रोड पे हमारा ऑफिस था सिटी 42 का, और जब हमें ऑफिस आना होता था तो अगर कोई भी किसी भी एक शाहराह पे प्रोटेस्ट होता था तो पूरा लाहौर जो है वो चौक हो जाता। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और हम जो है वो मिनटों का सफ़र जो है वो हमें घंटों में तय करना पड़ता था। और उस वक्त रिपोर्टर्स की दौड़े लगी होती थी कि जी ट्रैफिक जैम हो गया, ये हो गया। और उसकी असल वजह ये होती थी कि जी फिरोजपुर रोड पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका गुलबर्ग चौक हो गया, माल्टा वादत रोड, आपका तमाम जेल रोड, आपका माल रोड, आपका करतबा चौक, पूरा शहर जो है वो चौक हो जाता है। लेकिन अब आप यकीन जाने, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो आपने बताया कि मैं एज ए शहरी इसको कैसे देखता हूँ, मैं आप यकीन जाने, मैं न्यू मुस्लिम टाउन मोड़ से दोपहर के वक्त न्यू मुस्लिम टाउन मोड़ से ऑफिस सिर्फ 13 से 14 मिनट में पहुंचता हूँ गाड़ी में। ये दोपहर के वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे लिए तो बहुत नहीं, ये बहुत आपके फ्यूल की बचत। अच्छा, अभी भी ये आ रहे थे ना, थोड़ा सा हम परेशान थे कि टाइम पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो इन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट से भी कम टाइम में मुस्लिम टाउन में पहुंच गया। आप सुबह के टाइम तो ट्रैफिक होती नहीं है, मैं दोपहर की बात कर रहा हूँ कि 13 मिनट में आप यहाँ आ जाते हैं। बात ये है कि निगरान गवर्नमेंट जो है ना, हम अगर हम अपनी बात करें ना, चूंकि हम फील्ड जर्नलिस्ट हैं, हम फील्ड के बंदे हैं, हमें पता है कि जो प्रोजेक्ट अब या मुकम्मल हो गए हैं या मुकम्मल होने के करीब है या मुकम्मल होंगे, जो चल रहे हैं ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी अफादियत कितनी है? बहुत ज़्यादा अफादियत है। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बनाए जा रहे हैं जहाँ पर ज़रूरत थी रोड को कुशादा करने की, अंडरपासेस की, ओवरहेड ब्रिजेस की, या उनको बेहतर करने की। तो निगरान गवर्नमेंट ने सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट को फोकस किया जिनसे शहरियों को फ़ायदा होना था, ना कि उन प्रोजेक्ट्स को जहाँ पर उनकी आमदरफ्त बेहतर होती, घर के करीब उनको सुकून मिलता। अब आप यकीन जाने, मैं अब यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ, जब भी बारिश होती है ना, मैं हैरान हूँ कि अभी तक वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जब भी बारिश होती है ना, जहाँ वज़ीर आला की अपनी रिहाइश गाह है ना, उनके इर्द गिर्द इतना पानी इकट्ठा होता है, इतना पानी इकट्ठा होता है, खैर हम वहाँ से रिपोर्ट नहीं करते। उसकी वजह है, उसकी वजह में अगर नहीं, आप ये देखें कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो जिम्मेदार दिया जा सकता था। वो जिम्मेदार एलडी है। देखें, आपके घर बनाने की थी, इमरान सेकंड करेगा इस बात का,
आपको घर बनाने की जगह दी गई, वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गए, बिल्कुल ऐसे अपार्टमेंट्स बना दी गई। भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है ना। बिल्कुल। आपको गुलबर्ग में इतनी हैज़र्ड पहले सीवर सिस्टम अपडेट किए बगैर क्या क़यामत थी कि ऐसे। आपने बुलंदो बाला बिल्डिंगें खड़े करने की इजाजत दे दी। अब वो डिप्रेशन में। और जब ये बन जाती हैं इदारे जो हैं, उसके बाद जनाब जब बन रही होती है तब आंखें बंद की होती हैं, जब बन जाती हैं उसके बाद क्या कहते हैं कि जी आपको इतना फाइन पड़ेगा, आपने पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ी, आपने बेसमेंट जो है उसके लिए जगह नहीं छोड़ी, आप फाइन दे दे। जब फाइन देता है वो फाइन पता किस लिए होता है, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। ये दुर्रे आप जो है ये भी इस चीज को सेकंड करेंगे कि जितने प्लाजे बनते हैं ना, अगर ये अपने बेसमेंट में पार्किंग नहीं छोड़ते या अपने आगे एरिया पे पार्किंग नहीं छोड़ते तो इनको एक फीस जो है ना वो पड़ती है जुर्माने की मद में। वो किस लिए होती है कि जी इन्होंने पार्किंग नहीं छोड़ी, और उस फीस से जो सरकार है या इदारे हैं वो उन लोगों को, उन खरीदारों को जो यहाँ पर आ रहे हैं शॉपिंग के लिए, उनको मुतबादिल पार्किंग मुहैया करेंगे जहाँ पे करीब जगह और वो की नहीं जाती, वो सिर्फ अपने खजाने में रखी जाती है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे वजीर आला की कि अगर ये वजीर आला भी बाकी वजीर आला जो आते रहे हैं पंजाब में उनकी तरह होते तो ये सबसे पहले अपने इर्द गिर्द, अपने घर के करीब करीब, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए एरियाज को बेहतर बनाते। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा नहीं, शादरा में जरूरत है, यहाँ पर कोट लखपत में तो हम आपको भी पता है कि हम कहते थे कि भाई उधर जाना मींस 2-2.5 घंटे तो आपके गए। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर अब आप ये लाहौर ब्रिज जो है ना, वो आप यकीन जाने 1 सेकंड के लिए भी अब गाड़ियां जो है वहाँ चौक नहीं होती थे, बहुत बुरे अच्छा हालात वो थे। इमरान ये भी तो देखे ना कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके वादे कई सालों में कई हुकूमतों ने किए। शादरा वाला देखें, बिल्कुल है, शादरा वाला 2018 गुलशन रावी के आगे बंद रोड वाला प्रोजेक्ट आप देखें, आप रिंग रोड लाहौर देखें जो 2010 से बंद पड़ी थी, वो चलाई। असल में ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स है ना जो सियासत की नजर हो जाते हैं और आप वो बस पॉइंट स्कोरिंग के लिए काम जो है वो करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। दुर्रे यहाँ बैठा है अभी, इसका दुर्रे न्याब का एक बीट रिपोर्टर जो है वो मुझे मिला और यकीन जाने उसने पता क्या कहा, यार ये आपके वजीर आला जो है इनको सुकून नहीं है, हर वक्त बगाई रखते हैं, हर वक्त बगाई रहते हैं। लेकिन मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी, लेकिन उसने कहा यार कि मैं दाद देता हूँ कि वो बंदा आवाम के लिए भाग रहा है। और ये वही बात थी, वो मेरी बात को सेकंड कर रहा था जो मैंने अभी बात की कि यार वो आवाम के लिए प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल करने के लिए, जिस तरह दुर्रे न्याब ने बताया कि जुमेरात को वो घोड़ा चौक चले गए सुबह सवेरे 4-4:30 बजे, क्या वो अपनी नींद पूरी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी ही है। और ये जिस तरह से काम डेडलाइंस पे मुकम्मल हो रही है, मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि माजी में हमें ऐसी मिसालें नजर नहीं आती। बारिशें हो गई तो काम डिले हो गया, आंधी तूफान आ गया तो काम, मतलब बहाने चाहिए होते हैं। खैर अभी हम वापस आएंगे तो जी किस तरह से ये रोड्स की कुशादगी, अंडरपासेस बनना आपके वेदर के लिए अच्छा है, फ्यूल की तो बचत होगी, क्या असरात आएंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जब भी ऐसे तरक्याती काम होते हैं तो उसके फ़ायदे, अक्सर हम टर्म यूज़ करते होते थे, मुझे वो टाइम याद आ गया है, 7 बजे का बुलेटिन होता था, छत से हम लोग वो लाइव बुलेटिन कर रहे होते थे और जेल रोड पे दूर दराज आपको लंबी गाड़ियों की कतारें नज़र आ रही होती थी वाकई, और वो घंटों ऐसे ही रहते, पूरा वो वाला घंटा तो ऐसा था कि पीक टाइम भी था और गाड़ियों की लंबी लाइनें होती थी। हम कहते थे, वर्ड यूज करते थे जी आपका मिनटों का सफर घंटों में हो रहा है। दुर्रे न्याब अब तो बहुत सारे रोड्स पे ये चीज उल्टी हो गई है, मतलब अब आपका घंटों वाला सफर मिनटों में जा रहा है। आपका फ्यूल भी बच रहा है, वेदर भी, एनवायरनमेंट भी आपका अच्छा हो रहा है। देखिए अनफॉर्चुनेट ये काम जो है ना वो परमानेंट चीफ मिनिस्टर्स को करना चाहिए था। उस्मान बुज़दार साहब ने अल्लाह के फजल से 2 ही प्रोजेक्ट बनाए और वो आज तक मुझे उनकी कंप्लीशन की समझ नहीं आती। आज भी गुजरे आपको लगेगा आप किसी पुराने जो है ना 90s के किसी प्रोजेक्ट ऐसे ही है, ठीक है जी। आप चले जाएं फिर ये आपकी फिरदौसमा के अंडरपास, उसकी साइडों में टाइलें उखड़ना शुरू हो गई हैं, गंद अंदर पड़ा हुआ है जी, बुरे हालात हैं, ना फिनिशिंग है ना कुछ है। आप चले जाएं ये आपकी गुलाबदेवी अंडरपास, अभी उसकी जो खूबसूरती का जितने भी उन्होंने वो सारी पैनलिंग की वो सब टूट चुके हैं, वो उतर चुके हैं, चोरी हो गई हैं सारी चीज़ें, कोई रिपेयर मेंटेनेंस का वहाँ पे काम नहीं हो रहा था। वो तो चले एलडीए को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, करेंगे, लेकिन अब इनके प्रोजेक्ट की तरफ जाए ना, आपको मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि अकबर चौक से आप गुजरे, आपके अंडरपासेस के नीचे इतना खूबसूरत एस्थेटिक किस्म का वहाँ पे वो स्ट्रक्चर निकला है कि मैंने किसी अंडरपास के नीचे इतना नीट और क्लीन स्ट्रक्चर नहीं देखा, इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर नहीं देखा जिसको पेंट करने की भी जरूरत नहीं। जबरदस्त। आपने ये चीज़ नोट करनी है, क्योंकि मैं रूटीन में ये चीज़ें नोट करता रहता हूँ।
आपके अंदर कितने खूबसूरत पिलर्स, जिस तरह एक सिमिट्री के साथ आप दूर खड़े हो जाए, आप दूर से उसकी एक आंख बंद करके सिमिट्री देखते थे, आपको कोई इंच भी लेफ्ट राइट नजर आ देना तो आप मुझे आके बात कर लेना। आपकी सिमिट्री के साथ उसकी एस्थेटिक जो उसके ऊपर जो उन्होंने कंक्रीट का काम किया उसकी देखें, उसकी फिलिंग देखें, वो इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, नीचे सफाई हो जाएगी कि आप लोगों को वहाँ पे किसी किस्म की ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय ग्रीन बेल्ट्स और शजर का। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, ये पहले नहीं होता था। मैंने कंपैरिजन में आपको पिछली दौरे हुकूमत के 2 मनसूबे भी पेश किया, वहाँ गुजर जाए आपको लगेगा कि आप 90 के किसी प्रोजेक्ट से गुजर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप अगर रेलवे स्टेशन के पास चले जाएं, वो जो फ्लाईओवर बनाया गया उसकी कोई मेंटेनेंस का मैकेनिज्म नहीं है, उसकी कोई चीज़ों की सफाई सूरत हाल नहीं की। परवेज़ इलाही साहब ने तो खाली तख्तियाँ लगाने पर जोर दिया और ऐसी ऐसी जगहों पे तख्ती लगा दी जहाँ पे भी टेंडर्स भी नहीं हुए। चलें, आप बता तो रहे हैं, अब ये भी बता दीजिएगा कि जो मोड़ समनाबाद पे इन्होंने अंडरपास बनाया उसकी तो ज़रूरत थी, बिल्कुल एग्री। और जो आप एक जो है वो यू टर्न बना सकते थे जैसे जेल रोड पे बने हुए हैं। वो एक मिनिस्टर की ख्वाहिश थी सिर्फ अपने हल्के के लिए कि वो मिल गए कि नहीं, नजर आ रहे हैं कि नहीं? जमीन खा रही है, आसमान निकल गया। वो सुना दायरे गैर में। बहरहाल वो एक उनकी ख्वाहिश थी और उसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एलडीए कहता था कि आपको अगर बनाना ही है तो आप फिरोजपुर रोड के अलोंग बनाएं, या सॉरी मुल्तान रोड के अलोंग बनाएं। आप यूं ट्रैफिक दबाव है, आपकी यूं ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं है ना। आपकी कितनी ट्रैफिक जो है वो गुलशन रावी से समनाबाद जा रही है, समनाबाद से गुलशन रावी जा रही है। आपकी ट्रैफिक मुल्तान रोड पे दोनों तरफ जा रही है और इतनी ट्रैफिक है, लेकिन बस उसकी भी अलाइनमेंट समझ नहीं है कि उन्होंने क्यों की। फिर वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी यू टर्न्स बना के, जिस तरह आपका ये शौकत खानम फ्लाईओवर के नीचे आपको जीरो किया गया, इशारा ख़त्म कर दिया गया, आप उसको कर सकते थे। आपको 2-3 अरब रुपए लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो एक डिज़ास्टर था। बस इस तरह की जो थोड़ी बेवकूफ़ियाँ की, जो पंजाब के पूछने वाला कोई नहीं है ना, किया, कोई पूछने वाला है ना। बात पता क्या है, पूछने वाला इस तरह है, देखें जब भी कोई, ये आम रूटीन है, एक्सरसाइज है कि जब कोई जिम्मेदारी किसी की होती है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी सही तरह अदा नहीं कर सकता तो उससे पूछ गिछ की जाती है। लेकिन माजरत के साथ हमारे सरकारी महकमों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ये चीज़ पता नहीं क्यों नहीं पूछी जाती। सिर्फ तब जब मीडिया पे कोई चीज़ हाईलाइट हो जाए उसके बाद जी कहते हैं जी कि जो है वो इंक्वायरी कमेटी बना दी, ये कर लिया वो। उससे पहले भाई देखें, तमाम डिपार्टमेंट के पास जो है वो थिंक टैंक्स होते हैं, इसी तरह हुकूमत के अपने थिंक टैंक्स होते हैं। लेकिन जिस तरह दूर, मैं सिर्फ समनाबाद, क्योंकि मेरी रिहाइश वहाँ पर है, मुझे वाकई नहीं समझ लगती कि उसकी ज़रूरत क्या थी। भाई ठीक है, अगर एक मिनिस्टर ने कहा कि जी बनाना है, तो क्या बाकी जो डिपार्टमेंट हैं, क्या अगर कोई मिनिस्टर गलत काम कहेगा तो आप जो नीचे डिपार्टमेंट्स है क्या वो उस चीज़ को मान लेंगे? अच्छा, इस गवर्नमेंट के मिनिस्टर देखना, निगरान मिनिस्टर देखिए, कहीं पे आपको उनकी अमल दखल नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिवाय इसके कि जो गवर्नमेंट्स की डायरेक्शंस होती हैं उसको फॉलो कराना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, उसको मुकम्मल तौर पे अपने तमाम ताल्लुकात, ज़राए, अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए उनको इम्प्लीमेंट करना। इस हद तक किसी की कोई ज़ाती ख्वाहिश को ना को अकोमोडेट किया जा रहा है, ना कोई ज़ाती ख्वाहिश है। हम तो ये रूटीन में रोज़ तो इसी का नतीजा ना कि हमें काम फिर राइट ट्रैक पे जाते और अपनी मुकर्ररा मुद्दत में होते नज़र भी आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने अकबर चौक की बात की, यहाँ पर कितना ज़रूरी था इसको सिग्नल फ्री करना। जो लोग रोड ये यूज़ करते हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था। मुझे ये बताइएगा, कुछ जगहों पे हमने देखा जेल रोड पे 2-3 जगह पे प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर आपने उसको यू टर्न्स पे जो प्रॉब्लम आ रही थी, अब जो रोड्स बन रही हैं इनमें ये मसाइल तो नहीं है, क्योंकि सीएम साहब खुद हम देख रहे हैं जा के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, सब चीज़ें, ऐसे मसाइल तो नहीं फेस करने पड़ेंगे। देखें, आपने बड़ा वास्ट यू टर्न्स अकबर चौक पे बना के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 मसाइल हैं। एक, लोग जो वन वे आ रहे हैं, ठीक है, जो टाइम अपना तरफ से बचाने का बहाना करके फ्यूल बचाना या खाम खा की उजलत में वो वन वे जाते हैं, उसकी वजह से आपके 2-3 यू टर्न्स जो है फंस रहे हैं। तीसरी बात, वहाँ पे टायर ब्रस्टर भी लगाए गए हैं लेकिन लोग बाज नहीं आते। टायर ब्रस्टर्स होते हैं जो आपको अगेंस्ट ट्रैफिक को रोकते हैं और आपके टायर अगर उस पर चढ़ेंगे तो फट जाएंगे, लेकिन लोग क्या करते हैं, बाइक वाले उतर के एक टायर आगे से उठाएंगे, पीछे वाला पीछे से बाइक उठाएगा और वो ले जाएगा। अब इसमें लास्ट टाइम वज़ीर आला जब आए हैं अकबर चौक में तो उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा है कि मैं पुलिस को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उनको पूरी अथॉरिटी देता हूँ कि वन वे की खिलाफ वर्जी को ना बर्दाश्त किया जाए, और अगर मैं भी किसी को रियायत देने को कहूँ तो ना दी जाए। वो जी सीटीओ साहब ने हमारे शो में कहा था कि जी इस पर तो कोई रियायत अब नहीं
हैं, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद वायरलेस मैसेज चलाए गए, डीआईओ पेशेंट सीटीओ दोनों ने अपने वायरलेस ऑपरेशन चलाए कि अगर हम भी कहें तो आप किसी भी वन वे की खिलाफ वर्जी वाले को ना बख्शें, उसको फौरी तौर पे 2000 जुर्माना करें, वो ना आए माज उसकी गाड़ी बंद करें, इम्प्रिजनमेंट करें, उस पर पर्चा दें और इस पर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि ट्रैफिक हादसा में कुछ दिनों से बदतरीज कमी आ रही है, बिल्कुल मजीद आएगी। ये सिर्फ वन वे की खिलाफ वर्जी को अगर आप रोक लेना, आपकी ट्रैफिक प्रोजेक्ट से हट के वैसे ही स्मूथ होना शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ से घर जाते जाते 10 लड़ाइयाँ तो इसी पे नज़र आ रही होती हैं। एक और चीज़ जो हम माजी में देखते रहे हैं, इमरान आप भी इस चीज़ के आई विटनेस होंगे, क्वालिटी जो मटेरियल है वो यूज़ नहीं किया जाता। आपने रोड्स बनाई, आपने अंडरपासेस बनाए, नकासी आपके दौरान आप कितने मसाइल रहते हैं। सो आपकी नई रोड बनी है, पता चलता वहाँ गड़ा पड़ गया है। सो अब ये जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इनमें क्वालिटी पे मेरे ख्याल से मैं दौरे ने आपसे भी जानना चाहूँगी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और इसके अलावा जो महकमे हैं, मटेरियल बहुत मैटर करता है, आपके रोड जो हैवी ट्रैफिक वाले कंसल्टेंट महकमे हैं उसके अलावा थर्ड पार्टी वैल्यूएशन भी चल रही है। उसके अलावा स्पेशल ब्रांच भी अपनी रिपोर्ट्स दे रही है। उसके अलावा मुख्तलिफ तहकीकाती जो हमारे इदारे हैं, खुफिया इदारे हैं, वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं। प्रॉपर नज़र रखी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि कोई आएगा तो इस तरह हो जाएगा, इंश्योर किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर आला तो काफ़ी ज़्यादा मुझे भी किसी तरफ नज़र आता है कि शायद वो खुद भी कई इंजीनियर रहे हैं, वो जिस तरह के सवाल कर रहे होते हैं हमने माजी में इंजीनियर्स को करते देखा है। मैं यकीन जाने ये दुरे ने आपने बात कर दी, मैंने अपनी बात शुरू ही यहाँ से करनी थी। अब आप ही करेंगे बात। ये बात पता है क्या, ये सिर्फ दुरे नेयाब या मेरी सोच नहीं है, ये तमाम सरकारी महकमों को भी पता है कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी जो है ना, वो अंदर से इंजीनियर भी हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल जो है ना वो दुरे नेयाब ने इस प्रोग्राम में बैठ के ये बताई थी कि अकबर चौक पे जब एलडीए ने डिज़ाइन पेश किया कि जी ये देखें जी कि ये हम ना इस तरह बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे ट्रैफिक जो है वो अकबर चौक की ट्रैफिक जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये खुद ही ड्राइंग बना के फिर दिखाई, कहते अगर इस ब्रिज को मैं उठा के थोड़ा आगे ले जाऊं, शौक चौक जो है वो भी खत्म हो जाए तो कितने पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा जी ये तो कुछ पैसे लगे। तो क्या मसला है, इसको आगे क्यों नहीं लेकर जाते हैं। तो देखे ना आप 2 अरब लगा के अगर अगले शौक चौक में आप 3 मिनट ट्रैफिक रोक देते हैं तो आपको किसने अक्लमंद कहना है। सीएम ने क्वेश्चन किया जब सारे यूं बैठे हैं तो हमने कहा जी कि बात तो ठीक है पर जवाब दे। सारा मीडिया था वहां और मीडिया हंस रहा है वहां पर जवाब दे। एक वो बंदा जो कि सिर्फ मतलब एक इंजीनियर नहीं है, वजीर आला है, उसने सवाल किया है तो वहां पर बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े थिंक टैंक्स बैठे हैं जो कि सालों से ये स्टडी करते आए हैं और काम करते आए हैं, वो इस चीज के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। तो उन्होंने कहा जी अच्छा जी ठीक है हम कर देंगे। उन्होंने कहा करेंगे नहीं, आज ही करें। इसी तरह बात देखें ना, बिल्कुल उन्होंने कहा था शाम तक मुझे ये प्लान बना के दें। 2 अरब रुपए लगा के आप लोगों को 3 मिनट जलील करने के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो ब्रिज से आप उतरेंगे और आगे 3 मिनट खड़े हो जाएंगे और आगे फिर खड़े हो जाए। आपको क्या इतनी क़यामत है कि पीछे ट्रैफिक से ब्रिज से उतार के 3 मिनट खड़े होना है, तो आप पीछे इशारे पे खड़े होकर आगे आ जाए। तो ये बातें हैं, ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो खुद कहते हैं। अच्छा एक बात मैं थोड़ी क्लियर करना चाहूँगा बंद रोड प्रोजेक्ट में, कि बंद रोड प्रोजेक्ट जो परवेज़ इलाही साहब के दौर के में बनाया गया वो प्रोजेक्ट था जी कि क्या आप डबल सड़कें जिसे हम गुलशन रावी कहते हैं उस मकाम पे सिर्फ एक साइड का अंडरपास था, ठीक है। जिस तरह आपने रिंग रोड से आना है और बाबू साहब की तरफ जाना है तो एक अंडरपास होगा, वो चौक थोड़ा सा रिहेबिलिटेट होगा और ये जो पूरा पैच है बाबू साबू से आगे आपका न्याजी चौक तक इसकी स्फाल्ट कारपेटिंग होगी, ठीक है। आपको पता है इसमें 9 अरब रुपया लग रहा है। 9 अरब की बात आप कह रहे हैं, ये परवेज़ इलाही साहब दौर की बात है। और अब कितने पैसे लग रहे हैं? अब इस पे जो है मामूली इजाफा, मेरा ख्याल 10 अरब और 50 करोड़ के करीब इजाफा जो हुआ है वो हुआ है सिर्फ 1.5 अरब का। और अब प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट ये है कि टोटल न्यूली रोड, अच्छा, विद रिंग रोड की एस्थेटिक सेंस के मुताबिक जिस तरह वो रिंग रोड होती है प्रॉपर डिजाइन, 4 लेन 5 लेन सारी चीजें, ठीक है। नीचे 10 मकाम पे अंडरपासेस ट्रैफिक को क्रॉस करने के लिए, ठीक है जी। और मामूली सा इजाफा है। अच्छा जी, 10 मकाम पे अंडरपास। ये भाई मेरा क्या कसूर है कि मैं गुलशन रावी से निकलूं और जाना मैंने बंदपार जाना हो तो मैं घूम के न्याजी चौक जाऊं, या भाई मुझे रिंग रोड से निकलूं, अपना सॉरी गुलशन रावी से निकलूं, रिंग रोड के नीचे से मुझे अंडरपास अवेलेबल हो, मैं सामने बंदपार चला। इसी तरह जो आबादियां हैं उनको एक्सक्लूसिव आउट ऑफ वे राइट वे थे। फिर रिंग रोड के साथ नीचे आपकी ड्यूल कैरिज वे, दोनों तरफ सर्विस लेन्स प्रॉपर, सही, ठीक है, ताकि आप अपनी आबादी में प्रॉपर ट्रैवल, यानी आबादी वहां पे जो आपको रिंग रोड चढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि 2003 में ये रिंग रोड एक्चुअल थी जिसको कभी छेड़ा नहीं गया।
वहाँ हालात ये थे कि जीटी रोड का सामान पेश होता था, रिंग रोड तो लगती नहीं थी। अब वो रिंग रोड भी बहाल होगी, लोगों की 3 लेन जो है सर्विस लेन भी बहाल होगी, लोगों के एग्जिट एंट्री का मसला भी क्लियर हो गया, आपका रेवेन्यू जनरेशन का मसला भी पूरा प्रॉपर हल हो गया। मोटरवे से सीधा आपके लिए एयरपोर्ट मुल्तान रोड तक जाना अड्डा प्लाट में महज आपका 30, 40, 50 मिनट्स का अब ये तो जो रोड यूजर है उनको पता है कि उनके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। एक हमारे बहुत साइंसदान है सियासी तौर पर, उन्होंने एक ट्वीट किया जी कि ये बहुत महंगा मनसूबा है, ठीक है। वो वली अहद थे पिछले वज़ीर आला के, चले हमारी कोई हैसियत नहीं, हम आम जर्नलिस्ट हैं, मैं उनकी बात का जवाब देना नहीं, लेकिन मैं आज ये क्लियर ज़रूर करना चाहता हूँ कि अगर 1.5 अरब रुपए लगा के पूरे इस डिप्राइव्ड एरिया की अगर जो आबादकारी इन्होंने की है, जो इन्होंने खूबसूरत किया है, तो ये घाटे का सौदा था कि अंडरपास बना के सड़क में एक लेयर डाल के मुझे ब्रेक का काफी देर से कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की हम बात कर रहे हैं और कंप्लीट कब होंगे ये तो हमने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर ली हैं। अब किस रफ्तार से ये चीज़ें चल रही हैं ये भी आपके साथ हम डिस्कस करें। अच्छा, वॉल्टन वाले मंसूबे की मैं आपसे दौरान आप जानना चाहूँगी कितना अहम था और ज़रूरत इसकी क्यों महसूस हो रही है? अच्छा, ये CBD का बड़ा वाइब्रेंट प्रोजेक्ट है और ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। कलमा चौक से एक नई रोड निकाली जा रही है जिसको CBD मेन बुलेवार्ड कहते हैं, और कलमा चौक से CBD के अंदर दाखिल होके जो अंडरपास आपने देखा ना एक बंद पड़ा है, बिल्कुल एक तरफ तो आप निकल रहे हैं, फिर डॉस की तरफ एक बंद पड़ा है। आप जब वो खुलेगा ना, आप सीधा उस रोड से बाहर निकलेंगे, सीधा CBD के अंदर अच्छा क्रॉस करेंगे और पैकेजेस जो आपका वो मॉल है उस चौक पे अच्छा आप कितनी देर में पहुंचेंगे बताएं? अरे वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त। अंदाजा लगाएंगे। वैसे अगर जाना हो आपको कलमा चौक से पैकेजेस मॉल कितना टाइम लगता है? अच्छा खासा टाइम लग चलिए, जाता थोड़ा है, बहुत अभी तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, कम से कम चले 45 मिनट। 25 यहाँ मिनट से अगर आप कहें तो अच्छा खासा 25 टाइम मिनट लग लगते हैं जाता ना। है। नहीं, आप 25 बहुत कम बता रहे हैं। चले, अगर आप कलमा चौक से इस जगह पे पैकेजेस वाले इशारे पे जो एक तरफ डिफेंस जा रहा है, एक तरफ ब्रिज की तरफ फिरोजपुर रोड को कर रहा है, अगर आप 2 मिनट 25 सेकंड में पहुंच जाते हैं तो कोई बुरी बुराई है? मैं तो हैरान हो गई हूँ, आपने कहाँ का रास्ता कहाँ निकाल अच्छा, 2 मिनट 25 सेकंड में आप वहाँ पहुंचेंगे। इसके दरमियान में जो रेलवे क्रॉसिंग है उस पर एक फ्लाईओवर है छोटा सा, ठीक है। आपकी ये ट्रैफिक को सारा उठा के फ्लाईओवर क्रॉस करके सीधा पैकेजेस मॉल वाले इशारे पे लेके जाएगा। ये इसका एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है आपका घोड़ा चौक से लेके वॉल्टन की जितनी रोड है ये पूरी रिहेबिलिटेट होगी, उसकी वैसे जरूरत भी है। और ये CBD के अंदर तमाम CBD कर रहा है जी नए सिरे से। उसमें आपकी जो राइट ऑफ वे है वॉल्टन रोड का वो बहाल होगा, 3 लेन, पूरी ड्रेन नई बनेगी, ठीक है। उसके बाद रोड साइड सर्विस लेन्स बनेगी, उसी का हिस्सा आगे घोड़ा चौक, ये वॉल्टन प्रोजेक्ट का पार्ट है। घोड़ा चौक पे फ्लाईओवर उसी का हिस्सा होगा। ये सब रिहेबिलिटेट हो जाएगा और CBD ये अलहदा प्रोजेक्ट कर रहा है। बाकी अपना जो कैवलरी वाला है अंडरपास वो खुद LDA कर रहा है और पीछे CBD ने कलमा चौक को पहले ही रिहेबिलिटेट कर दिया। आपका इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है। मुझे ये बताएं कि ये जो बीच में सारी बाबे पाकिस्तान की ज़मीन थी, फलानी थी, इतनी थी, इस रोड की वजह से, आपको पता है इस रोड की वजह से अमेरिकन एम्बेसी यहाँ पे आ रही है, इस रोड की वजह से चाइनीज एम्बेसी आ रही है, इस रोड की वजह से टर्किश एम्बेसी ने भी यहाँ आ। तो देखिए कितना जबरदस्त डिप्लोमेटिक इनक्लेव अंदर बन रहा है, ठीक है। और आपको इस रोड की वजह से जो एक कनाल इस एरिया के अंदर बिका है, कितने का बिका होगा? आपने जो अमेरिकन एम्बेसी को नाज़िम बताएं कितना होगा एक कनाल? इमरान, एक कनाल इस रोड की वजह से अमेरिकन एम्बेसी, बाकी एम्बेसी जो खरीद रहे हैं, कितने एक कनाल हार्डली कितना होगा गुलबर्ग? अभी क्या रेट होगा? आप क्या बातें कर रहे हैं, अच्छा खासा 20-25 करोड़ पे एक कनाल का होगा। अमेरिकन एम्बेसी ने कितना लिया होगा? 75 करोड़। 75 करोड़ एक कनाल का बिका है। तो यहाँ पे देखिए फिर कितना फायदा हुआ, कितनी तो भाई आप अगर रास्ता बना रहे हैं, आप लोगों को दे रहे हैं, तो उसके साथ अजर्ड जो जमीन पड़ी है, जो बिल्कुल बेकार पड़ी है, बाबे पाकिस्तान आज तक नहीं बन सका, मुस्तकबिल कोई नहीं था। अमेरिकन ने आके, टर्किश ने आके, चाइनीज ने आके आपको रेवेन्यू दे के आपके मुंह मांगे पैसे आपको दिए यार, और आपने एक्चुअल जमीन के 3 to 4 टाइम्स ज्यादा पैसे जो है वो भी मांगे, उन्होंने दे दिए, वो भी दे दिए, वक्त की जरूरत थी। तो आप ऐसे वाइबल प्रोजेक्ट्स जो है ना, मुझे तो इन 14-15 सालों में जो मेरी रिपोर्टिंग का टाइम है, मैंने तो ऐसे वाइबल प्रोजेक्ट्स जो है नहीं देखे जो सिर्फ CBD की इस एक रोड के अंदर है। CBD का मार्जिन अलहदा है, वो जो आपको याद है CBD ने अपने प्लॉट्स बेचे और हाई राइज बनाने, वो एक अलहदा है।
ये सिर्फ एक रोड की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 3 मैसेज में आके कह दी कि बताएं आप कितने पैसे मांगते हैं। देखिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है और किस तरह से आसानियां जो हैं वो हमारे अपने मुल्क के लिए पैदा हो रही हैं। सिर्फ ये है कि आप काम कर रहे हैं। हमने 1 बिलियन मांगा। ये तभी है ना कि जब जो दीगर मुमालिक हैं उन्हें एतमाद होगा ना आप पे, आपकी क़यादत पे, उसके मुल्क की क़यादत पे एतमाद होगा, उन्हें नजर आ रहा है। वो लोग पागल नहीं है कि वो 3 to 4 टाइम जो है वो ज्यादा आपको पेमेंट जो है वो दे रहे हैं, जिस तरह दुर्र ने आप बता रहे हैं। ना, आप इस्लामाबाद जाते हैं, सारा दिन वहाँ पे धक्के खाते हैं, आप अमेरिकन वीजा के लिए डिप्लोमेटिक बहुत इश्यूज है, सब कुछ आपको डोर स्टेप पे मिल रहा है, आपको टर्किश, आपको चाइनीज, सब कुछ आपको डोर स्टेप पे मिल रहा है। फिर चाइनीज़ जो है आबादियों में, आपको पता है चाइनीज़ फारा खाना आबादी में है, वो भी एक रिस्क इफेक्ट है, तो वो भी आपका दूर होगा, आपकी प्रॉपर एम्बेसीज होंगी। बाकी लोगों को भी दावत दे रहे हैं कि जो लाहौर में डिप्लोमेटिक इनक्लेव में आना चाहता है बिल्कुल आए, ज़मीन है। और इस कीमत में मेरा ख्याल है ये लाहौर की, मैं अभी तारीख तो रिकॉर्ड चेक नहीं किया, लेकिन ये रिकॉर्डेड हाईली अमाउंटेड जो सेलेबल ज़मीन होगी गुलबर्ग, इससे ज़्यादा मुझे नहीं याद पड़ता। बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन ये देखें कि आसानी किस तरह से पैदा हो रही है और कितना ज़बरदस्त अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो भी रही है तो उसके फ़ायदे कितने पहुँच रहे हैं। खैर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने आपको ज्वाइन करना है हेडलाइंस के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन हम इस तरह से करने वाले हैं क्योंकि हम जिद्दत के पीछे भागना शुरू हो गए हैं। हर चीज़ नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ बस बहुत जल्दी हो जानी चाहिए, और मोबाइल, लैपटॉप्स और जदीद गैजेट्स जो कि अब आते चले जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान का बाइस भी बन रहे हैं। किताब से मोहब्बत मेरे ख्याल से ये वो चीज़ है जिसकी किसी दौर में अहमियत कम नहीं हो सकती, और अगर आप इसकी अहमियत कम करने की कोशिश करेंगे तो उल्टा आप नुकसान उठाएंगे, जो कि उठा भी रहे हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स। खैर, जिद्दत के साथ आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, उससे फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जो हम नुकसान भुगत रहे हैं उसका ज़िम्मेदार हम किसको होंगे। आज के इस जदीद दौर में किताब से मोहब्बत कैसे पैदा की जा सकती है, किताब का रोल क्या है हमारी ज़िंदगी में। हम तो बचपन ही से कहानियाँ सुनते थे तो किताब की सूरत में, अगर कुछ सीखते थे तो किताब की सूरत में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि किताब से दूरी बहुत सारे मसाइल भी लेकर आ रही है। तो किताब से मोहब्बत करने वालों की मिसालें भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान तारुफ कराना चाहूँगी जी, फ़हीम नकवी साहब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, डॉक्टर आयशा इशफाक साहिबा ने ज्वाइन किया है, माहिर तालीम है, अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आयशा, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दरसगाह से आपका ताल्लुक़ है, माशाल्लाह हमने बड़े बड़े नाम भी वहाँ से देखे। तालीम की अहमियत क्या है, किताब से मोहब्बत क्या है, मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। बहुत शुक्रिया जी। किताब से मोहब्बत तो शायद हम जो माहिर तालीम तो नहीं, एक स्टूडेंट की हैसियत से अगर आपको बताना चाहें तो शायद हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम है, सबसे अहम है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती के साथ जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के दौर में एंटर हो चुके हैं, तो हम उस दौर के अंदर भी बहुत देर से एंटर हुए हैं, लेकिन हम जिस तरीके से एंटर हो रहे हैं या अपनी यंग जनरेशन को एंटर करा रहे हैं, उसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़ते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें बुक रीडिंग है, और किताबों से बहुत दूरी है। और जो किताबों से दूरी है वो हमारी ज़िंदगियों को बिल्कुल A to Z उसने चेंज कर दिया है, क्योंकि शायद आज की जनरेशन के पास गैजेट्स तो हैं और गैजेट्स में बहुत सी किताबें भी हैं। क्योंकि अगर हम यंग जनरेशन से बात करें कि आप किताबें क्यों नहीं पढ़ते, तो वो आगे से कहते हैं मैडम ये देखें, अभी हम गूगल खोलते हैं और हमारे पास 1000 या मिलियंस में किताबें हैं, मगर वो मिलियंस की जो किताबें हैं, वो मिलियंस किताबें किस टाइम कौन पढ़ रहा है, शायद ये तो नामुमकिन सी बात है, ना जानना ना समझना। बिकॉज वो उसमें से एक चंक उठाते हैं और उसको कॉपी करते हैं और उसको इतना सा पढ़ लेते हैं और वो उसको आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। बिल्कुल। अब वो जो हमारे ज़माने में फ्रॉम पेज 1 से पेज एंड तक पढ़ने का एक तजस्सुस था, अगर तो वो तजस्सुस भी खत्म हो गया। पेपर्स हैं तो उसमें जहाँ पे पढ़ा वहाँ पर छोड़ के उसको दोबारा वहीं से कंटिन्यू किया। इन चीज़ों का बहुत मज़ा होता था और आप सीखते भी बहुत कुछ थे। यही वजह है कि लैंग्वेज पे महारत आप कहें, अल्फाज की अदायगी आप कहें, वो जिस तरह पहले थी अब बिल्कुल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे फ़हीम साहब आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, अल्लाह ताला के नबी की एक हदीस है कि बच्चों को पढ़ाओ क्योंकि उनका वक्त हमारे वक्त से मुख्तलिफ है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। मुझे लगता है कि रीडिंग की अहमियत अभी नहीं कम हुई,
सिर्फ मीडियम चेंज हो गया है। हम पहले, मुझे याद है कि हम वो कहानियाँ इकट्ठी करते थे, उनसे हम रीड करते थे, लेकिन अब डिजिटल दौर की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे किताब की तरफ जाएं, लेकिन बच्चों ने इतनी एनिमेशंस देख ली हैं कि उनको अब वो जो ग्राफिक्स हैं बुक्स के शायद वो उतने अट्रैक्ट नहीं करते। देखें, यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हम बच्चों को रीडिंग हैबिट्स कैसे डेवलप करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, लव ऑफ बुक ख़त्म हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बच्चे किताब की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें वालिदैन का, टीचर्स का, ये जो एक ट्रायंगल है, इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है कि बच्चा 3 स्टेक होल्डर से सीखता है। एक तरफ असातिज़ा हैं, दूसरी तरफ वालिदैन हैं और तीसरी तरफ निसाब और बुक्स हैं। तो हमारा कंटेंट इतना आउटडेटेड है कि वो बच्चा जब उसको पढ़ने की कोशिश भी करता है तो शायद उसका वो इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसने यूट्यूब के ऊपर इस तरह की एनिमेशंस देख ली हैं कि शायद हमें उस तरह का कंटेंट लिखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें एक सबसे बड़ी वजह, क्योंकि मुझे मौका मिला हज़ारों वालिदैन के सेशंस किए, तो मुझे ये लगता है कि माएँ शुरू से ही ये कोशिश करते हैं कि बच्चा ABC और अलिफ बे लिखना शुरू कर दे। रीडिंग की तरफ तो हमारा कभी भी उस तरह से ध्यान ही नहीं था, जबकि पूरी दुनिया ये कहती है कि रीडर्स आर द लीडर्स, जो रीड करते हैं वो लीड करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में हमेशा ये प्रॉब्लम सामने आई प्रिंसिपल्स और असातिज़ा की तरफ से कि हम तो चाहते हैं कि बच्चा रीडिंग हैबिट्स को अपने साथ लेकर चले, लेकिन हमारे पेरेंट्स की ये डिमांड होती है कि नहीं, आप हमारे बच्चे को लिखना सिखा दें। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये जो 4 स्किल्स दिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसमें से रीडिंग जो है, कुरान में बहुत वाज़े हुक्म है, इकरा, पढ़ना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चों को किताबों की तरफ वापस लाने के लिए हमें क्या टेक्निक्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर आयशा, क्या कहना चाहेंगी? एक लेवल पे तो हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल देखा, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, कि आप टैब्स की तरफ आ रहे हैं, लैपटॉप्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। अब कोविड के बाद तो स्कूल से ही ये सिलसिला शुरू हो गया, यानी बुक जो है अब वो एलिमिनेट होना शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। जी, मुझे लगता है जैसे सर ने बात की है, मुझे लगता है अब माओं के पास ही इतना वक्त नहीं है कि जब बच्चे घर में हैं तो माँ को अगर वो बुक पढ़ता देखेंगे तो बच्चा भी बुक पढ़ेगा। अगर उसके इर्द गिर्द किताबें होंगी तो वो शायद किताब उठाएगा। तो मुझे लगता है माँ से ये काम शुरू होना चाहिए, लेकिन अब माओं के पास ही इतना वक्त नहीं है। वो हाथों में मोबाइल, गैजेट्स, उनकी अपनी ट्रेनिंग्स हैं। अब तो टीवी भी कहाँ रह गए, अब तो सिर्फ मोबाइल्स और गैजेट्स हैं। सो अब चीज़ें इस हद तक चेंज हो गई हैं कि अब बच्चों को दोबारा लाने के लिए एक पूरे सिस्टम को दोबारा से चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज कोविड ने टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर दिया हमारी लाइफ्स के अंदर कि अब ऑनलाइन एजुकेशन भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सोर्स बन गया है। और हम अपने बच्चों को जो हमारी टेक्नोलॉजी की डिमांड है, सिस्टम की डिमांड है, कम्युनिकेशन की डिमांड है, हम उनसे दूर नहीं कर सकते, पीछे रह जाएंगे। हाँ, बहुत। और ऑलरेडी हम रह गए हैं पीछे। अभी भी हमारी जनरेशंस को उस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आई जैसे पूरी दुनिया ऑलरेडी यूज़ कर चुकी है। सो मुझे लगता है हमारे बच्चों को उसका जो बेहतर यूज़ करना है वो सिखाना है। अब कहाँ आलमी दिन किताबों का मनाया जाता था, आज के बच्चे को शायद उसकी डेट भी पता ना हो। बिल्कुल। और कहाँ हम लोग किताबों के मेलों में जाते थे, अब तो शायद जरूरत ही महसूस नहीं करते कि जाके हम किताबें नजर नहीं आते हैं, वरना हाँ, तो एग्जैक्टली स्पेशली आपको जगह जगह पे स्टॉल जैसे नजर आते थे, अब तो वो भी नजर। लेकिन मुझे लगता है इसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, इस पर बात करने की ज़रूरत है। माओ से को सेंसिटाइज करके, घरों के सिस्टम को चेंज करके, स्कूल के सिस्टम में भी चेंज लाने की ज़रूरत है, जिसके अंदर स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हर लेवल के अंदर हमें ये सेंसिटाइज करना है कि किताब भी ज़रूरी है, चाहे उसका मोड चेंज हो गया। आप हाथ में मत पकड़ें, आप उस गैजेट के अंदर पढ़ें, मगर पढ़ें। लेकिन अगर आप बाहर के जदीद तरीन ममालिक को देखें तो वहाँ पे आज भी ट्रेन्स के अंदर, ये स्टॉप्स के ऊपर आज भी वो वही पुरानी किताब पकड़कर एक हार्ड फॉर्म पे वहाँ पे लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। हालांकि वो एडवांस्ड हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, हाई टेक सोसाइटीज़ हैं, हाई टेक डेवलप्ड चीज़ें हैं, लेकिन किताब भी नहीं वहाँ पे अभी भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम देख रहे हैं वो कामयाबी से आगे भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमने अपने यहाँ कामयाबी की स्टेटमेंट बस ये गैजेट्स बना लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे?
एक तो हमें ये भी बड़ा इशू आ रहा है कि जो हमारी किताबों में निसाब में चीज़ें बहुत बहुत पुरानी हैं, अब उसको चेंज करने की भी ज़रूरत है। स्टूडेंट्स को नई नई चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होगा तो फिर हम किताब के पास कैसे जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही। देखिए इसमें जो हमें समझने की बात है वो ये है कि रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए हमें बहुत अर्ली स्टेज से ही कुछ प्लानिंग्स करना पड़ेंगे। अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स अगर हम बच्चों में ये हैबिट डेवलप कर लें तो वो फिर सारी ज़िंदगी वो एक हिस्सा रहता है। अब उसके लिए कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं। आप 2.5 से भी 2.5 साल के बच्चे को भी आप रीडिंग की हैबिट करवा सकते हैं, उसको आप पढ़ने की मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। उसके लिए बस कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जैसे फोटो मेमोरी है। आजकल हम फोनिक्स का एक कॉन्सेप्ट बहुत सुन रहे हैं स्कूल्स में कि हम पढ़ा करते थे बी फॉर बैट, लेकिन आज स्कूल्स में ब बैट या प पंखा। तो ये जो फोनिक्स है ये सिर्फ इस वजह से ही इंट्रोड्यूस हुआ दुनिया में कि बच्चे को जल्द से जल्द अच्छा रीडर बनाया जा सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक हमारे स्कूल्स और वालिदैन इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि हमें उस अल्फ़ाबेटिकल मेथड से, वो बिल्कुल गलत नहीं था लेकिन वो हमारे वक्त, आज के वक्त के लिहाज से नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चों में लव ऑफ बुक पैदा हो और उनके अंदर रीडिंग हैबिट्स आएँ, तो हमें अपने टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें सौतियात को अपनाना पड़ेगा। हमने, आप देखें कि बचपन से ही ब प त हम मतलब कुरान में भी तजवीद के ज़रिए, सौतियात के ज़रिए पढ़ते रहे हैं। जबकि आज भी पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो स्टिल वही, जैसे मैम ने बात की कि आउटडेटेड बहुत ज़्यादा हैं। तो वही ए फॉर एप्पल, अलिफ से अनार। तो अब दौर बहुत बदल गया है। अब हमें बच्चों को बिल्कुल मॉडर्न ट्रेंड्स के मुताबिक उनको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देनी पड़ेगी कि आने वाले वक्त का मुकाबला कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस अच्छा, टेक्निक्स, हम अंग्रेजी ज़ुबान के पीछे इस तरह से दौड़ रहे हैं, हमारी कौमी ज़ुबान है उर्दू। उर्दू भी कोई स्टूडेंट हमारा सही नहीं बोलता और इसको हम अहमियत भी नहीं दे रहे हैं। लम्हा फिक्रिया ये है। स्टूडेंट्स की तो एक अलहदा बात है, पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों के लिए किसी स्कूल की सिलेक्शन करनी है तो वो देखते हैं अंग्रेज़ी किस अच्छे स्कूल में अच्छी बुलाई जाएगी हमारे बच्चे को। उर्दू, आपका बच्चा मैट्रिक करके निकल जाता है, उसको उर्दू लिखनी नहीं आती है। तो हम बड़ा रिलैक्स हैं इन चीज़ों के साथ। मुझे लगता है पेरेंट्स तो ये उनके लिए स्टेटस कॉन्शियस है वो इतने ज़्यादा कि अगर हमारा बच्चा है कि ना हमें उर्दू नहीं आती तो दे आर कंफर्टेबल विद दैट। वो समझते हैं कि अच्छा चले हमारे बच्चे को बस उर्दू ही नहीं आती ना, बाकी तो वो सब चीज़ों में अच्छा है। तो मुझे लगता है ये तो एक जो वो कल्चरल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात है, ये तो पूरे एक सिस्टम में स्टीरियोटाइप बन चुका है कि अंग्रेजी जो है वो आपकी सोसाइटी के मॉडर्निज्म होने की पहचान है। बस आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आप मॉडर्न। वो इंडिकेटर है, वो सबसे फर्स्ट इंडिकेटर ये है कि आपका बच्चा कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है और कितनी खराब उर्दू बोल रहा है। ये दोनों चीजें डिपेंड करेंगी कि वो कितने अच्छे स्कूल के अंदर शायद है और कितना अच्छा आप पे कर रहे हैं उस स्कूल के लिए। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक किताब चाहे वो उर्दू में पढ़ी जाए या इंग्लिश में पढ़ी जाए, उसके लिए आपको माहौल बनाना पड़ेगा, आपको माहौल बच्चे को देना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मेरी खुद एक छोटी सी बच्ची है और मैं खुद बहुत बिजी होती हूँ, लेकिन हमने इस तरीके से, और मुझे लग रहा था वो बहुत गैजेट्स डिपेंडेंट हो रही है, तो हमने कहा हम हर संडे को 2 घंटों के लिए हम सिर्फ किताबें पढ़ेंगे। सो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम तीनों बैठ जाते हैं और हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट की, हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी घर में बनाई हुई है, हम पढ़ते हैं। और फिर समटाइम्स हम उन किताबों से, हमें लगता है हमारी बेटी बहुत बोर हो गई है, तो हम रीडिंग्स या किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे फन लविंग कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वो किताबों के थ्रू हो रही हैं। सो मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें हमें अपने बच्चे को देनी पड़ेंगी कि वो गैजेट को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के उस बुक रीडिंग में इंटरेस्ट शो करें, या उनका इंटरेस्ट बिल्ड हो या उतना ही। और आप आजकल के ज़माने में तो आपकी किताबें बच्चों के लिए इतनी इंटरेक्टिव हैं, इंटरेक्टिव लर्निंग की मोड्स के अंदर मौजूद है कि बच्चों का इंटरेस्ट खुद ब खुद आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम एज का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इस एज से बच्चे को ये चीज़ ज़्यादा पता चलेगी, हालांकि जितनी छोटी एज से बच्चे को बता दिया जाए मेरे ख्याल से उतनी चीज़ें उसके लिए आसान भी हो जाती हैं। ऐसे ही माहिरीन तालीम कहते हैं कि बच्चे में अकल की कमी और नकल की ज़्यादती है। तो अगर आप ये चाहते हैं ना कि बच्चा बुक रीडिंग की तरफ आए, तो सबसे पहले तो आपको अपने हाथ में किताब उठानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं कोई ऐसा इन्वायरमेंट हमें बनाना पड़ेगा कि फादर जो हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं, मदर जो हैं वो कोई डाइजेस्ट, कोई रिसाला, कोई मैगज़ीन पढ़ रही हैं, तो बच्चा देख कर ही वो काम करेगा। बच्चा वही करेगा जो वो देख रहा है, बच्चा वो नहीं करेगा जो आप उसको सुना रहे हैं या सुनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने उर्दू की भी बात की
जब तक आपको अपनी ज़बान पर कमांड नहीं है, आप कभी भी सेकंड लैंग्वेज में कमांड हासिल नहीं कर सकते। आप में क्रिएटिविटी, आप सोचते ही हमेशा अपनी ज़बान में है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे क्रिएटिव हों तो डेफिनेटली हमें उर्दू और इंग्लिश, इन दोनों, ज़ाहिर है इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मतलब अगर प्लानट अर्थ की बात करें तो ये है कि 80% नॉलेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। इसके बावजूद हमारी उर्दू से मोहब्बत, और उर्दू में ही ज़्यादा मसाइल हैं। शायद मैं जितने भी सेशंस में जाता हूँ वहाँ पर अंग्रेज़ी का तो मसला ही नहीं है। माएँ और टीचर्स परेशान हैं कि बच्चे उर्दू की तरफ जाना ही नहीं चाहते, और जाहिर है वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आसान बनानी पड़ेंगी। और पहला असूल एजुकेशन का ये है कि बच्चे को आसान से मुश्किल की तरफ टीच किया जाए। तो बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम अगर चाहें तो बच्चों को मोहब्बत पैदा कर सकते हैं उर्दू लर्निंग की तरफ। बिल्कुल, आपने सही कहा, और ये करनी भी है हमें। हमारे मेहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है। हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स, इवन मैं बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल फेल होती है। उसकी रीज़न क्या होती है? इतना पढ़ लिख के, इतना अच्छा रिजल्ट लेके बोलने में आप बिल्कुल नाकाम। मुझे लगता है कंटेंट की कमी है। और कंटेंट कैसे आता है? किताब पढ़ने से आता है, या नॉलेज को अपग्रेड करने से आता है। जिधर मर्जी घूम ले, बात वहाँ पर ही आ जाएगी। हाँ। और किताब कैसे जैसे भी पढ़ लें, आजकल के बच्चों को शिकायत है हम क्यों किताबें खरीद के पढ़ें। सो मुझे लगता है कि कंटेंट होगा तो कोई बोल सकेगा, वरना अगर कंटेंट नहीं होगा तो बोलेगा कैसे? फिर तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो या ना हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हो या ना हो, पर्सनालिटी अच्छी हो या ना हो, अगर आपके पास कंटेंट है ना तो वो हर चीज़ कवर करती है। बिल्कुल ऐसे। और कंटेंट लेने के लिए अखबार पढ़ें, किताब पढ़ें, आप इंटरनेट से चीज़ें पढ़ें, बट पढ़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम अगेन वही कि जब तक आप अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं अच्छे तरीके से कर सकेंगे तो मेरा नहीं ख्याल फिर आपके इतने पढ़ने का भी कोई फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। 21st सेंचुरी स्किल्स में जो 4C हैं उसमें से आपने एक C का जिक्र किया, कम्युनिकेशन। कहा यह जाता है कि आने वाले वक्त में अगर 4C आपके पास नहीं होंगे, यानी कि आप अच्छा कोलैबोरेट नहीं कर सकते, आप क्रिएटिव नहीं हैं और आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं और क्रिटिकल थिंकर नहीं हैं, तो फिर शायद आपका इस दुनिया के साथ चलना बहुत मुश्किल होगा। और बिल्कुल इस चीज़ की बहुत कमी है कि हमारे बच्चे कम्युनिकेशन में बहुत वीक हैं, और शायद यही वजह है कि शायद वोकैबुलरी की कमी होना, और वोकैबुलरी आती ही तब है जब आप रीडिंग करेंगे। देखिए हमें ग्रामर का कभी भी इशू नहीं रहा, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि शायद हमें 12 टेंसेज अंग्रेज़ों के बच्चों से ज़्यादा बेहतर आते होंगे। हमारा प्रॉब्लम वोकैबुलरी है, और वोकैबुलरी सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से ही आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे कम्युनिकेटर हों तो तब भी आपको बच्चों को अच्छा रीडर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। मुझे अब वो चीज़ें कुछ बता दें कि पेरेंट्स के लिए जो आप गाइडलाइंस स्पेशली, क्योंकि अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, आपको ये लगता है कि ये इनफ है, वो स्कूल पढ़ के आ गए हैं, घर आके बहुत अच्छे ट्यूटर ने पढ़ा दिया है, सो वो गाइडलाइंस क्या होंगी पेरेंट्स के लिए कि जो उनके बच्चों के लिए हमेशा आने वाले टाइम में फ़ायदेमंद होंगी? सबसे बड़ा टारगेट जो पेरेंट्स को रखना चाहिए वो बच्चों को अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाए। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे बच्चे जब कुछ मुश्किल काम करने लगते हैं तो वो विथड्रॉ कर जाते हैं। वो एक बार कोशिश करते हैं, 2 बार कोशिश करते हैं, और जब उनसे नहीं होता तो वो उसे विथड्रॉ करते हैं। हम सिर्फ बीइंग ए पेरेंट अपने बच्चों को इतना ट्रेंड कर दें कि वो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हों, और वो ज़ाहिर है तभी मुमकिन होगा जब वो क्रिटिकल थिंकर होंगे, जब वो वाइज सोच सकते होंगे, जब वो क्रिएटिव होंगे, जब वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर सकते होंगे। तो बस ज़रूरत इस बात की है कि हम ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं हमारे, उसको हम मॉडर्न मेथड्स के साथ हमें चेंज करना पड़ेगा, और तभी ये मुमकिन होगा कि हम बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सिखा सकें। मैं अक्सर पेरेंट्स को कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आम पीला ही है, हम बुक में ऑलरेडी उसको वो दें। बच्चा जो भी रंग करना चाहता है उसको करने दें, ताकि उसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग तो आए, वो क्रिएटिव तो हो। लेकिन हम ख़ास तौर पे वालिदैन, टीचर्स समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन वो पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से शायद वो चीज़ें उस तरह नहीं कर पाते। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी पेरेंट्स अवेयरनेस सेशंस की है।
बिल्कुल। हमारे यहाँ पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं है। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। तो बस यही चीज़ है कि अगर हम बच्चों को 3 स्किल्स दे दें, उनको अच्छे क्रिटिकल थिंकर बना दें, उनको एनालिसिस करना आता हो, तो वो खुद ब खुद अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को स्टेम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में बच्चों के बहुत काम आएंगे। बच्चा मोबाइल यूज़ करता है और वो चाहता है कि वो हर वक्त गेम खेले, तो आप उसको कोडिंग सिखा दें कि वो खुद गेम बनाना सीख ले। और 4 साल एग्जैक्ट एज होती है जब बच्चा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कॉल को ड्रैग कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो इस काबिल है कि उसको कोडिंग सिखाई जा सकती है। सिर्फ हमें वो प्लेटफॉर्म देखना है कि कहाँ से किस एज अप्रोप्रिएट हम चीज़ें बच्चों को करवा पाएं। बिल्कुल आपने सही कहा। सो अगर अभी भी आपने नहीं किया तो ये काम स्टार्ट कर लें, अभी भी लेट नहीं है। डॉक्टर आयशा, मैसेज क्या होगा देखने वाले, ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए? मुझे लगता है पेरेंट्स को अपने बच्चों को गोल्स देने की ज़रूरत है। उनको ये सेट करने की ज़रूरत है कि उनका बच्चा आगे क्या करना चाहता है। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ पर 250-300 बच्चे मेरे सामने होते हैं डेली बेसिस पे, और जो इस टाइम मुझे बच्चों के अंदर सबसे कमी महसूस हो रही है वो उनकी लाइफ के गोल नहीं है उनके पास। उनको ये नहीं पता कि ये जो हम डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं। शायद इसकी एक वजह बचपन से किताब ना पढ़ना भी है, एक वजह करियर काउंसलिंग भी है, एक वजह माँ बाप के घर में जो माहौल है उसकी कमी भी है, उस साथी के साथ उनके डायलॉग की कमी भी है। लेकिन मुझे लगता है इसके बावजूद अगर आपके पास आज इंटरनेट मौजूद है, आपके पास गूगल मौजूद है, तो क्या हमारे बच्चे को ये बताना ज़रूरी नहीं है कि उनको अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद रखना है। सो मैं आजकल के जितने भी बच्चे हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप चाहे किसी भी तरीके से इल्म हासिल करना चाहें, कोई भी मोड यूज़ करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी का एक मकसद ज़रूर बनाएं। हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं तो यकीन माने कि बस फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो आपको किसी टाइम पे जाके पता चलता है। जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो तो तब तो आपको एहसास नहीं हो रहा था कि आप अपने साथ क्या करें। लेकिन अगेन पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत अहम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब जी हम आपकी सेहत का थोड़ा सा ख्याल नहीं, बहुत सारा ख्याल रखते हैं हमेशा, और आपके लिए कुछ ज़बरदस्ती टिप्स लेकर आते हैं। तो देख लेते हैं आज की हेल्दी टिप। हमारे ट्रेनर जुहेब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी जुहेब, वो जी 4th एपिसोड पे हैं, जो फैट बर्निंग सीरीज़ की 4th एपिसोड है। और इंटेंसिटी हमेशा की तरह इस एपिसोड में पहले ज़्यादा आए हो गए। लास्ट टाइम हमने किया था हाई इंटेंसिटी विद कोर ट्रेनिंग, आज हम करेंगे हाई इंटेंसिटी विद कार्डियो, ताकि उसको थोड़ा सा और टफ, थोड़ा सा और चैलेंजिंग किया जाए, ताकि हमारा जो टारगेट है 10 kg का 1 मंथ में उसको अचीव किया जा सके। ओके, तो गाइस, आर यू रेडी? ओके, स्टार्ट विद शोल्डर रोटेशन से करेंगे। मोबिलिटी की एक्सरसाइज है, वार्म अप भी हो जाएगा, आपका शोल्डर भी स्ट्रेंथन होगा। 5 4 3 2 1 फ्रंट वेव करेंगे। 5 4 3 2 1 हिप रोटेशन। Ciao boys. Okay, jumping jacks for 10 seconds. 1 2 3 and go. Shabash. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Okay, अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगेन जैसे हम हर एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कम्बिनेशन बनाएं। कम्बिनेशन से क्या होता है कि आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, और एक्सरसाइज चेंज करें। आप वेरिएशन डाल रहे हैं वो इसलिए बिकॉज जितने आप वेरिएशन डालोगे उतना आपका जल्दी वेट कम होगा, फैट कम होगा। ओके, स्टार्ट विथ थ्रस्टर्स। दोनों डंबल्स पकड़ के नीचे जाएंगे, अपवर्ड एंड पुश। 10 reps. 1 2 3 go. 10 9 8 7 6 5 show boys 4 3 2 and 1. ओके, जब इस एक्सरसाइज में एक चीज़ का आपने ख्याल रखें, जब भी आप स्क्वाट्स करोगे, नीचे जाओगे थ्रस्टर्स करते हुए, स्क्वाट्स जब भी करेंगे, जस्ट मेक श्योर आपकी नीज आपके पैरों में क्रॉस ना करे। उसके लिए आपने क्या करना है, हिप को बैकवर्ड मैक्सिमम करना है। जब हिप आगे के पीछे होगा, बॉडी वेट आपका हील्स पे होगा, तो आपकी बॉडी आगे फॉल नहीं करेगी। जब आगे नहीं करेगी तो आपकी नीज पे जोर नहीं आएगा। अगर नीज पे जोर नहीं आएगा
तो आपकी नीज इंजर्ड नहीं होंगी। ओके, कार्डियोस के साथ हम करेंगे जंपिंग जैक्स। 1 2 3 गो। हाई इंटेंसिटी विद कार्डियो आज का हमारा टॉपिक है। शाबाश। अच्छा, आप दोनों बहुत ही क्लोज हैं, थोड़े से खुल जाएं क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक्सरसाइज करते करते आप मुझे भी 1-2 लगा देंगे साथ। ओके, 5 4 3 2 and 1. Okay, next is sumo squats. 1 2 3 and go. Sumo squats. Perfect boy. शाबाश ताब, शाबाश। बहुत अच्छे जवाब। Great work both of you. 5 4 3 2 and 1. Okay, mountain climbers boys, cardio mountain climbers. 1 2 3 go. जैसे एपिसोड में बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा बार ताकि आपको पता चलता जाए। हर एक्सरसाइज 3 दफ़ा रिपीट करोगे। फॉर एग्जांपल अभी पहले माउंटेन क्लाइंबर्स किया और उससे पहले इन्होंने कैटबल स्विंग्स किया। इनका कम्बिनेशन बना के 3 दफ़ा रिपीट करो, बिकॉज हमारे पास टाइम कम होता है इसलिए हमने 1 दफ़ा करें। आपने हर एक्सरसाइज 3 दफ़ा रिपीट करनी है। 5 4 3 2 and 1. ओके, नेक्स्ट इज, अभी हमने कौन कौन से कर लिए हैं? स्विंग रहता है, अभी हमने थ्रस्टर की और समो किया, अब हम स्विंग करेंगे। ओके, डंबल के साथ कैटबल स्विंग्स करेंगे या डंबल स्विंग्स करेंगे। ओके, 1 2 3 गो। परफेक्ट बॉयज। 10 reps। 10 9 8 शाबाश 7 6। अब इसके अंदर जो मसल आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके शोल्डर, इंटीरियर डेल्टॉइड, आपके ग्लूट्स, आपके हिप्स, आपके क्वाड्रिसेप्स, आपके अपर बैक, लेटस डॉर्साई, आपका शोल्डर कोर, आपके अब्डोमिनल कोर, ये सब मसल्स के अंदर एंगेज हैं, प्लस आपके ग्लूट्स, ग्लूटस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस। हो गया टाइम, सॉरी। अच्छा, ओके, नेक्स्ट पे हम जाएंगे साइड जंप्स। 1 2 3 एंड गो। कोशिश करेंगे साथ साथ आपको मसल का भी बताते जाएं कौन कौन से मसल्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं ताकि आपको बेहतर पता चल सके। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. ओके, नेक्स्ट इज बर्पीज करेंगे, लेकिन बर्पीज फुल नहीं करेंगे, पार्शियल करेंगे। जस्ट डाउन एंड अप एंड स्टैंड अप, डाउन बैकवर्ड स्ट्रेट एंड अप। ओके, 1 2 3 एंड गो। 10 reps बर्पीज के अप। वेरी गुड, शाबाश। अब बर्पीज के अंदर भी डिफरेंट मसल यूज हो रहे हैं। इसके अंदर आपका ट्राइसेप मसल है, आपका शोल्डर मसल है, आपका चेस्ट मसल है, आपका लोअर बैक मसल है। तो मल्टी मसल एक्सरसाइज सारी करा रहे हैं तो एक टाइम पे मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करेंगे, प्लस कार्डियो कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मैक्सिमम कैलोरीज बर्न होंगी। ओके, 1 more बॉयज, 1 more। शाबाश। ओके, वार्म अप। अब सॉरी, नेक्स्ट ड्रिल हम कार्डियो करेंगे। स्किप, शैडो स्किपिंग इसको बोलते हैं। स्किपिंग रोप आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन आपने ऐसा फील करना आपके हाथ में स्किपिंग रोप है और आप जस्ट जंप करोगे मोमेंटम के साथ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। शाबाश। ये था हमारा आज का वर्कआउट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, डिफरेंट लगा होगा, और इसको फॉलो करें, डाइट को फॉलो करें, अपना फीडबैक लाजमी। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच ज़ुहेब, आपने बड़ी ज़बरदस्त टिप हमारे साथ शेयर किया और मज़ीद भी इसी तरह से करते रहेंगे। ज़ुहेब, आपका फ़ीडबैक हमें ज़रूर चाहिए। अच्छा जी, अब मैंने आपके साथ जी, मैं हमेशा बताती हूँ नेचुरल चीज़ें जो कि हमारे पास मौजूद होती हैं, उनकी आफादियत हमें अक्सर नहीं पता होती। घर में अगर आपके अखरोट मौजूद हैं तो उसका किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। नट्स का इस्तेमाल आप इस मौसम में तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। वो लोग जो कि डायबिटीज़ का शिकार हैं, शुगर कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होते हैं। इसके बाद हमेशा कहा जाता है कि जी आपके दिमाग की सेहत के लिए नट्स का इस्तेमाल बहुत है। मैं अखरोट अगर आप इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत, दिमागी सेहत भी अच्छी रहेगी, आप भूलेंगे कम। फिर दांतों के लिए बहुत मुफीद है, आपके दांतों के नशोनुमा के लिए बहुत अहम है अगर आप खाएंगे ये नट्स। तमाम जो इनमें जो कुदरती ऑयल होता है वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। फिर जिस्मानी सेहत के लिए ओवरऑल अगर आप नट्स का इस्तेमाल करेंगे तो अखरोट उसमें वो चीज़ है जो कि आपकी जिस्मानी सेहत हो, जहनी सेहत हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
लेकिन आपने इसका इस्तेमाल बहुत नहीं करना। ओवर द काउंटर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, उसका नुकसान होगा। हमारी और आपकी मुलाकात जी अब मंडे को होनी है, सेम टाइम पर, नए टॉपिक, नए मेहमानों के साथ। और शहर के मसाइल तो हम आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं, लेकिन आपने अपनी सजेशन, अपना फीडबैक ज़रूर हम तक पहुँचाना है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।